शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी अचानक बदल जाती है, लेकिन क्या शादी होते ही लड़की का अपने माँ बाप के घर पर कोई हक नहीं रह जाता? क्या ससुराल वाले या पति उसे जबरदस्ती ससुराल बुला सकते हैं? अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से मायके में रहना चाहे तो क्या कोई उसे रोक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायके में रहते हुए भी उसे कानूनी तौर पर पति से खर्च यानी मेंटेनेंस मिल सकता है? ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जो हर घर में कभी ना कभी उठते ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए आज कानून की असली दुनिया में चलकर इन सवालों के सीधे और पक्के जवाब तलाशते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। एकदम सही। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधा हमारे समाज और घरों से जुड़ा है। जी, आज के इस कानूनी सफर में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन उलझे हुए मुद्दे पर, शादी के बाद लड़की का अपने मायके में रहने का कानूनी अधिकार, समाज का दबाव और उससे जुड़े कानूनी पेच। बिल्कुल, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम थोड़ा जमीनी स्तर पर बात करें, अक्सर यूपी, बिहार या हमारे देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में एक आम सी तस्वीर देखने को मिलती है। हाँ, वो मायके जाने वाली बात। हाँ, शादी के बाद लड़की कुछ दिन मायके रुक जाए तो मोहल्ले की आंटियों या ससुराल से ताने आने लगते हैं। अरे वो तो है, वो लड़की तो पराया धन है वाले ताने। बिल्कुल वही, पराया धन है, अब उसका असली घर तो वही है, यहाँ क्यों बैठी है। मतलब ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे मायके में रहना कोई बहुत बड़ा अपराध या पाप हो गया हो। सही कह रही हैं आप। लड़की पर इतना मानसिक दबाव डाल दिया जाता है कि वो खुद को ही गलत समझने लगती है। तो अगर कोई लड़की इस दबाव में ना आना चाहे तो हमारा जो कानून है, जो हमारा सिस्टम है, वो उसकी पीठ पर कैसे हाथ रखता है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि सामाजिक तानों और कानूनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, समाज भले ही पुराने रीति रिवाजों या वो पराया धन वाली सोच पर चलता हो, लेकिन हमारी अदालतें इस सोच पर नहीं चलती। वो तो कानून से चलती हैं। बिल्कुल, वो सीधे संविधान से चलती हैं। अगर आप संविधान का आर्टिकल 21 देखें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एकदम सही, जीने और आजादी का अधिकार। ये कानून हर वयस्क नागरिक को और खास तौर पर हर महिला को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देता है। मतलब कहीं भी रहने का अधिकार। जी, शादी हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी महिला की आजादी छिन गई है। हाँ, मतलब उसे कोई प्रॉपर्टी या सामान थोड़ी मान सकते हैं कि एक घर से दूसरे घर ट्रांसफर कर दिया। एग्जैक्टली, अदालतें भी यही मानती हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 पूरी आजादी देता है, लेकिन शादी तो एक कानूनी बंधन है ना। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट या पारिवारिक कानूनों में तो साथ रहने की बात कही गई है। बिल्कुल कही गई है। तो अगर पति कहे कि ये मेरी पत्नी है, इसे मेरे साथ रहना ही होगा, तो अदालतें इन दोनों बातों को एक साथ कैसे देखती हैं? क्या ये दोनों कानून आपस में टकराते नहीं हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर कानून की असली परतें खुलती हैं। अच्छा। देखने में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर हम हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के 2023 और 24 के फैसलों को देखें, मतलब बिल्कुल नए फैसले हैं। जी, उनमें अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शादी के बाद किसी भी महिला का अपने माता पिता के घर रहने का हक खत्म नहीं होता। क्या बात है। उस केस में पति की दलील यही थी कि पत्नी मायके में रह रही है, इसलिए वो वैवाहिक कर्तव्यों से भाग रही है, जो कि आमतौर पे पति बोलते ही हैं कोर्ट में। सही कहा। लेकिन जज साहब ने साफ कहा कि एक महिला चाहे तो अपनी सास के घर रहे या अपनी माँ के घर, ये उसकी खुद की सुविधा और सुरक्षा पर निर्भर करता है। मतलब महिला कोई गुलाम नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से हाँक सकें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ससुराल वाले सिर्फ इस बहाने उसे घर से निकाल दें या मानसिक दबाव बनाएं कि हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, अपने घर जाओ, और फिर बाद में कोर्ट में आकर कहें कि ये तो अपनी मर्जी से मायके बैठी है। एकदम वही बात। कानून की नजरों में महिला की गरिमा और उसकी आजादी सबसे ऊपर है। तो मतलब जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अब तुम्हारा घर वो है, कानून कहता है कि तुम्हारे दोनों घर है। जी, जहां आप सुरक्षित महसूस करें। लेकिन अब यहाँ से मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब कानून इतना हक देता है तो फिर असल जिंदगी में इतने विवाद क्यों होते हैं? मैंने देखा है विवाद तब फंसता है जब पति कानूनी चालबाजियां शुरू करता है। हाँ, वो तो एक बहुत आम पैटर्न है। वही ना,
मान लीजिए लड़की मायके में रह रही है। अब पति जाता है और थाने में शिकायत कर देता है कि साहब मेरी बीवी घर छोड़कर भाग गई है। या फिर वो कोर्ट में सीधा केस डाल देता है। हाँ, वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, जिसके तहत पति साथ रहने का मुकदमा ठोक देता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बिल्कुल, सेक्शन 9। तो क्या ये सेक्शन 9 बस डराने और खर्चा रोकने का हथियार बन गया है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे हम शतरंज की उस चाल की तरह देख सकते हैं जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। मतलब पहले वार कर दो? जी, इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। सेक्शन 9 का असली मकसद कभी परिवारों को जोड़ना हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये ज्यादातर एक कागजी हथियार बन गया है। कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। होता क्या है कि जब पत्नी मायके जाती है तो पति को डर लगता है कि कहीं ये मुझ पर खर्चे का यानी मेंटेनेंस का केस ना कर दे। अच्छा, तो पैसे बचाने के चक्कर में? बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए पति खुद पहले जाकर सेक्शन 9 का केस डाल देता है और कोर्ट में कहता है कि माय लॉर्ड, मैं तो बुला रहा हूं, ये खुद नहीं आ रही। ताकि कोर्ट को लगे कि गलती लड़की की है और कोई खर्चा ना देना पड़े। एकदम सही समझा आपने। तो जब ये सेक्शन 9 का नोटिस मायके पहुंचता है, डाकिया लेकर आता है, तो जाहिर है घर में तो हड़कंप मच जाता होगा। बिल्कुल, आस पड़ोस वाले देखते हैं, माता पिता घबरा जाते हैं। आम लोगों के मन में तो यही डर होता है कि कोर्ट का नोटिस आ गया, मतलब अब पुलिस आएगी और बोरिया बिस्तर बांधकर जबरदस्ती ससुराल भिजवा देगी। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोग अक्सर बिना पूरी जानकारी के घबरा जाते हैं। तो सच्चाई क्या है? इस कानूनी सफर में ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोर्ट कभी भी किसी भी हालत में किसी वयस्क महिला को जबरदस्ती उसके पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मतलब कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 9 एक तरह का दीवानी यानी सिविल मामला है। कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो फिर लड़की को करना क्या चाहिए ऐसे नोटिस आने पे? इसका सीधा सा समाधान है, घबराना नहीं है। आपको एक वकील के जरिए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। और उस जवाब में क्या लिखना होता है? उसमें आपको अपनी वाजिब वजह, जिसे हम लीगल भाषा में जस्ट ग्राउंड कहते हैं, वो बतानी होती है कि आप आखिर मायके में क्यों रह रही हैं। वाजिब वजह? ये शब्द काफी अहम लग रहा है। बहुत अहम है। तो मान लीजिए पत्नी मायके में है और पति खर्चा नहीं दे रहा, पत्नी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे चाहिए, तो क्या मायके में बैठे बैठे उसे मेंटेनेंस मिल सकता है? जी हाँ, उसे बिल्कुल मेंटेनेंस मिल सकता है। और क्या उसे केस लड़ने के लिए वापस पति के शहर जाना पड़ेगा? क्योंकि ये भी एक बड़ा सिरदर्द होता है। नहीं, सबसे अच्छी बात यही है कि उसे पति के शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, जो हमारा नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। हाँ, BNSS। उसकी धारा 144, जो पहले CRPC 125 हुआ करती थी, वो इस बारे में बहुत साफ है। वो क्या कहती है? वो महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देती है, अधिकार क्षेत्र की, यानी जुरिस्डिक्शन। मतलब लड़की जहां रह रही है अपने मायके में, हाँ, वो वहीं के कोर्ट से पति पर खर्चे का मुकदमा कर सकती है। क्या बात है! मतलब पति को सफर करके आना पड़ेगा? बिल्कुल, ये पति की जिम्मेदारी होगी कि वो उस शहर में आए और कोर्ट में हाजिर हो। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अदालत यहाँ एक शर्त रखती है। कैसी शर्त? वो शर्त वही है जिसका हमने अभी जिक्र किया, जस्ट ग्राउंड या वाजिब वजह। मतलब आपके पास मायके में रहने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। बिल्कुल, बिना कारण के बात नहीं बनेगी। तो ये ठोस कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि ससुराल वाले तो कोर्ट में यही कहेंगे कि माय लॉर्ड, हमने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी से गई है। कोर्ट इन चीजों को बहुत बारीकी से देखता है। सबसे बड़ा कारण है क्रूरता। क्रूरता मतलब सिर्फ मारपीट? नहीं, सिर्फ शारीरिक मारपीट ही नहीं, बल्कि मानसिक क्रूरता भी। जैसे? ताने मारना। हाँ, अगर रोज ताने मारे जा रहे हैं, रंग रूप या खाना बनाने को लेकर नीचा दिखाया जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है, या पति का किसी और के साथ रिश्ता है, तो ये सब वाजिब वजह में आते हैं। और अगर पति पैसे ना दे रहा हो तो? वो भी। आर्थिक प्रताड़ना एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे घर खर्च न देना या महिला के गहने, जो उसका स्त्रीधन होता है, वो अपने कब्जे में रख लेना। मतलब अगर महिला को ससुराल में अपने या अपने बच्चों के लिए असुरक्षा महसूस होती है, तो वो मायके आ सकती है? बिल्कुल। अगर उसे इस कदर तंग किया जाता है कि उसका वहां रहना नामुमकिन हो जाए, तो अदालत इसे एक बहुत ही ठोस जज ग्राउंड मानती है। तो मायके आना कोई गलत बात नहीं है। यहां समझना यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए मायके आना कोई भागना नहीं है, बल्कि ये उस स्थिति में उठाया गया सबसे समझदारी भरा कदम है। एकदम साफ बात। मतलब अगर दर्द है तो मायके आना इलाज है, गुनाह नहीं। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें, कई बार लड़कियां तो हिम्मत कर लेती हैं,
लेकिन उनके घर वाले यानी माता पिता डर जाते हैं। हाँ, समाज का डर बहुत बड़ा होता है। वही ना, जब ससुराल से फोन पे धमकी आती है कि चुपचाप लड़की को कल सुबह तक घर भेजो वरना हम तलाक के कागज भिजवा रहे हैं, तो अच्छे भले परिवारों के पसीने छूट जाते हैं। और फिर वो डर के मारे बिना पूरी बात समझे गलत फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल, या तो पंचायत में बैठ के कोई गलत समझौता कर लेते हैं या लड़की को वापस भेज देते हैं। अगर कल सुबह किसी के घर में ऐसी स्थिति आ जाए तो चीख पुकार छोड़कर एकदम ठंडे दिमाग से पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और अहम कदम है शांत रहना और सबूत जुटाना। सबूत? जी। सिस्टम से डरने के बजाय उसे समझना जरूरी है। जी। कानून हवाई बातों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। तो प्रैक्टिकल तौर पर लोग सबूत कैसे जुटाएं? एक आम आदमी क्या करे? देखिए, जमीनी स्तर पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, धमकियों से न डरें। अगर फोन पर धमकी आ रही है तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखें। और अगर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हो, जैसे कि वापस मत आना या तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, तो उनके स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें और उन्हें ईमेल पर बैकअप कर लें। ये छोटी छोटी चीजें कोर्ट में बहुत बड़े सबूत बनती हैं। और दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप ये है कि अगर पति खर्चा नहीं दे रहा और ब्लैकमेल कर रहा है कि घर आओगी तभी पैसे दूंगा, तो आपको उसके सेक्शन 9 के केस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? आप खुद आगे बढ़कर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी डीवी एक्ट के तहत केस दर्ज करा सकती हैं। एक सेकंड, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो घरेलू हिंसा के लिए होता है। जी, क्या इसमें खर्चे का भी प्रावधान है? मैंने तो सुना है कि ये सिर्फ तब लगता है जब कोई मारपीट हुई हो। यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ हाथ उठाना होता है। मतलब मारपीट के अलावा भी चीजें इसमें आती हैं? बिल्कुल, कानून इसे बहुत व्यापक तरीके से देखता है। मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक प्रताड़ना और सबसे जरूरी आर्थिक प्रताड़ना, इकोनॉमिक अब्यूज। जी। पति अगर अपनी आय के हिसाब से पत्नी को जीवन जीने के लिए पैसे नहीं दे रहा है तो वो आर्थिक हिंसा कर रहा है। तो इस डीवी एक्ट में क्या-क्या फायदे हैं? इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक ही जगह पर कई समाधान देता है। इसमें कोड आपको मेंटेनेंस यानी खर्चा तो दिला ही सकता है, साथ ही रेजिडेंस ऑर्डर भी दे सकता है। रेजिडेंस ऑर्डर मतलब अगर आप मायके में हैं तो कोर्ट पति को आदेश दे सकता है कि वो आपके रहने का किराया दे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर सकता है ताकि ससुराल वाले मायके आकर हंगामा ना कर सकें या माता पिता को धमका ना सकें। मतलब ये एक्ट महिला को एक पूरा सुरक्षा चक्र पहना देता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बहुत बड़ी व्यवहारिक दिक्कत भी आती है। क्या? पैसे की। कई परिवारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे बड़े वकीलों की भारी भरकम फीस दे सकें। हाँ, ये एक बहुत ही जायज चिंता है। अक्सर पैसे का डर लोगों को न्याय मांगने से रोक देता है। वो सोचते हैं कि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, कोर्ट कचहरी में तो लाखों रुपए लग जाएंगे, इससे अच्छा तो जो हो रहा है सह लो। उनके लिए क्या रास्ता है? इसके लिए हमारे कानूनी सिस्टम में एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है जिसे DLSA कहते हैं। DLSA, जरा इसके बारे में बताइए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये हर जिले के कोर्ट परिसर में मौजूद होता है। तो ये काम कैसे करता है? अगर किसी महिला के पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं तो वो सीधे DLSA के दफ्तर जा सकती है। वहां से उन्हें पूरी तरह से मुफ्त कानूनी मदद मिलती है। मतलब फ्री लीगल एड? जी, सरकार की तरफ से एक योग्य सरकारी वकील दिया जाता है। यहाँ तक कि कागजी कार्रवाई और टाइपिंग का खर्च भी प्राधिकरण ही उठाता है। ये जानकारी सच में बहुत लोगों के काम आ सकती है। न्याय पाने के रास्ते में पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, कानून ने यह सुनिश्चित किया है। अच्छा, एक और पहलू है जो अक्सर महिलाओं को अंदर तक डरा देता है। बच्चे। हाँ, बच्चे हमेशा एक कमजोर कड़ी होते हैं। ससुराल वाले अक्सर ये भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं कि तू मायके जा रही है तो जा, लेकिन बच्चा हमारे घर का चिराग है, हम इसे कोर्ट से छीन लेंगे। क्या मायके में रहने वाली माँ से बच्चे की कस्टडी इतनी आसानी से छीनी जा सकती है? ये महज एक और खोखली धमकी है जिसका इस्तेमाल माँ को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो असल कानून क्या है बच्चों को लेकर? कानून की नजर में खास तौर पर छोटे बच्चों के मामले में जिनकी उम्र 5 साल से कम है, माँ का हक सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा जी, इसे कानूनी भाषा में टेंडर ईयर्स रूल कहा जाता है। कोर्ट ये मानता है कि एक छोटे बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भले ही माँ मायके में रह रही हो। बिल्कुल, कोर्ट हमेशा ये देखता है कि बच्चे की भलाई किसमें है,
एक माँ जो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, उसे सिर्फ इस आधार पर कस्टडी से बेदखल नहीं किया जा सकता कि वो अपने पति का घर छोड़कर माता-पिता के घर रह रही है। मतलब मायके में रहना किसी माँ को अनफिट नहीं बनाता। एकदम सही। मतलब ये जितने भी डर समाज और ससुराल वालों ने बना रखे हैं, चाहे वो पुलिस का डर हो, पैसे रुक जाने का डर हो या बच्चा छीन जाने का डर हो, अगर आप कानून को समझें तो वो सारे डर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बिल्कुल ढह जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। जी पूछें। क्या इस कानून का कोई दूसरा पहलू भी है? मेरा मतलब है, कानून महिला की सुरक्षा करता है, लेकिन क्या कोई इसका गलत फायदा भी उठा सकता है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। जैसे अगर कोई महिला बिना किसी ठोस वजह के बस अपनी जिद में आकर कई सालों तक मायके में ही बैठी रहे। हाँ, हमारा कानून अंधा होकर सिर्फ एक पक्ष का साथ नहीं देता, वो संतुलन बनाता है। मतलब अगर महिला की गलती है तो? अगर कोई महिला बिना किसी वाजिब वजह के, यानी ससुराल में कोई क्रूरता नहीं हुई, कोई मांग नहीं हुई, बस अपनी मर्जी से लंबे समय तक मायके में रह रही है, मान लीजिए 2-3 साल तक, हाँ, और बिना किसी कारण के साथ रहने से साफ इनकार कर रही है, तो कानून की नजर में इसे डिजर्शन यानी त्यागना माना जाता है। अच्छा, तो क्या ये भी एक तरह की क्रूरता है? जी, ये एक तरह की क्रूरता मानी जाती है। ऐसे हालात में पति इस लंबे अलगाव को आधार बनाकर कोर्ट से तलाक की मांग कर सकता है। और ऐसी स्थिति में खर्चे का क्या होगा? ऐसी स्थिति में पत्नी का मेंटेनेंस का दावा भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों से बिना किसी उचित कारण के भाग रही है। समझ गई। इसलिए जो भी करें ठोस वजह के साथ करें और प्रक्रिया के भीतर रहकर करें। बिल्कुल, हवा में और बिना सोचे समझे फैसले ना लें। ठीक है, चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने बहुत गहराई से समझा कि कैसे समाज की पराया धन वाली पुरानी सोच और हमारे संविधान के जीने के अधिकार के बीच सीधा टकराव है। और जीत हमेशा संविधान और आपकी आजादी की होती है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि पति के सेक्शन 9 के मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास मायके में रहने की एक वाजिब वजह होनी चाहिए, चाहे वो मानसिक क्रूरता हो, ताने हो या असुरक्षा की भावना हो। और सबसे जरूरी बात, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, नए बीएनएसएस की धारा 144 और डीएलएसए जैसी मुफ्त कानूनी मदद जैसे हथियार सिस्टम ने आपको दिए हैं। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले तंत्र हैं। बस आपको उनका सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल। अंत में समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि सिस्टम से डरने के बजाय उसे समझिए। सही बात है। शादी के बाद महिला पत्नी तो बनती है, लेकिन वो किसी की बेटी भी बनी रहती है और एक आजाद नागरिक भी। कानून का मुख्य उद्देश्य महिला की गरिमा और आजादी को बचाए रखना है। एकदम सही। सही समय पर सही जानकारी और शांत दिमाग किसी भी बड़ी कानूनी लड़ाई को आसान बना सकता है। जब आप अपने अधिकारों को लेकर स्पष्ट होते हैं, तो कोई भी खोखली धमकी आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकती। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर कोई महिला अपने करियर या नौकरी की वजह से शादी के बाद मायके में रहकर काम करना चाहे, तो क्या समाज को अपनी पराया धन वाली पुरानी सोच नहीं बदलनी चाहिए? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।